जय हिंद दोस्तों। कल एनसीईआरटी महेश बनवाल का जो बुक है उसमें भारतीय संविधान से कुछ मतलब कि टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था एक पार्ट वन कल करा दिए हुए थे। आज जो है ये मूल अधिकार और जो मौलिक कर्तव्य है ये सबसे मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मतलब कि आज शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो मेरा टॉपिक है ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। कितना भाग? तो भाग 3 में बताए हुए थे कल के वीडियो में क्या कि भाग की संख्या कितना है, तो 22 है। तो इसमें भाग 3, 4, 5 मतलब कि जो इंपॉर्टेंट था सब बता चुके थे। तो इसमें जो है किस भाग में मौलिक अधिकार का है, तो भाग 3 में। इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, 12 से लेकर के 35 याद रखिएगा। कहता है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान है। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मतलब कि ये है मौलिक अधिकार प्रदान करने की शक्ति दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो कह रहा है इसमें क्या है कि संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून को मतलब कि पर क्या किया जाता है कि इसमें प्राथमिकता प्रदान करता है। 13 कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है संवैधानिक प्रावधानों को कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा जो बनाए गए कानून है इस पर क्या करता है, प्राथमिकता प्रदान किया जाता है। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ के संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद जो 13 है किसके संदर्भ, तो मौलिक अधिकारों का कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है। तो 14 से लेकर के 18 तक में देखने को मिलता है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार, तो जो है राइट टू इक्वलिटी जो है ये आर्टिकल नंबर जो 14 हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 14 जो होता है विधि के समक्ष जो होता है मतलब क्या है, तो ये समानता का अधिकार है कि सबके लिए एक समान होगा। अगर कोई नियम कानून अगर किसी पर लगेगा तो सबके लिए बराबर होगा। जन्म, और ये 15 में आता है, जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के विभेद का प्रतिषेध है। ये जो है मतलब 15 में है कि मूल एक अधिकार है जिस समानता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया। मैं कह रहा है कि किसी को जन्म के, लिंग के, जाति भेद के ये सब के आधार पर इसमें मतलब कि भेदभाव विभेद नहीं किया जाएगा। ऐसा किसमें है, तो ये आर्टिकल 15 है। इस पर एक फिल्म भी बना हुआ है, आर्टिकल 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों तथा समग्रता के रूप में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मतलब कि प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद 14 और 16 में इसका मतलब कि वर्णन किया गया है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, इसमें समाजवाद शब्द को ये मतलब एक साथ रख करके, तो 14 और 16 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद जो है 16 का 1 और 16 का 2 इसमें जो है मतलब कि इसका कुछ अपवाद भी हो जाता है, सभी नागरिकों का अवसर की समानता। लेकिन इसमें जो महिलाओं का जो होता है और अनुसूचित जाति सब जनजाति की, इसके लिए कुछ मतलब कि इसमें छूट हो जाता है। संवैधानिक मतलब कि उपबंध जो कहा गया है, संवैधानिक उपबंध होता है, इसमें क्या है, तो केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त अधिकार है, तो इसमें से जो केवल भारतीयों को है ये कितना है, तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये याद होना चाहिए, पूरा एकदम जुबान पर होना चाहिए। कितना, 15, 16, उसके बाद में 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को है। ठीक है, और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो 14, 20, 21, 21 का 1, 22 से लेकर के 28 तक ये दोनों को प्राप्त है। तो कह रहा है केवल भारतीयों को जो प्राप्त अधिकार है ये क्या है, तो जैसे कि इसमें है कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद है यानी कि प्रतिषेध इसमें, तो ये आर्टिकल 15 में हो जाता है। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की जो समानता मिलता है ये किसमें है, तो ये आर्टिकल 16 में इसका उल्लेख किया गया है। वाक और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण और सशस्त्र मतलब कि रहित सम्मेलन करने, संघ तथा सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में ये 19 में सब आता है। सब किस में आता है, तो 19 में, सबका 19 के ABCD अलग अलग हो जाता है ये। तो ये वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होता है, शस्त्र रहित सम्मेलन करना, किसी जगह समिति संघ बनाना, उसके बाद में क्या कहता है, भारत के क्षेत्र में मतलब कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के बसना क्या और व्यापार करने का जो ये स्वतंत्रता है ये 19 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हित का जो संरक्षण है किसमें है, तो यह अल्पसंख्यक जो है इसके वर्गों के हित का संरक्षण जो है ये आर्टिकल 29 में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कहता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के जो अल्पसंख्यक वर्गों का है ये किस में है, तो ये शिक्षण संस्थान का ये 30 में आता है। किस में, तो आर्टिकल नंबर 30 में इसका उल्लेख है।
और इसमें जो कुछ मतलब कि भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समता, ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में है, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में ये दोनों को है। तो जीवन का अधिकार ये विदेशियों को भी प्राप्त है, जो आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 21 में आता है। उसके बाद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का जो संरक्षण होता है आर्टिकल नंबर 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है आर्टिकल 23 और 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछा जाता है, इसका मतलब कि आर्टिकल पूछा जाएगा तो 23 और 24 याद रखिएगा। धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 25, 26 से लेकर के 28 तक में इसका है, सब अलग अलग हो जाता है। कहता है कि भारतीय 25 में मतलब कि सब अलग है। इसमें कहता है कि जैसे कि कोई है सिख है जो कोई कृपान रखता है, इसमें अपना मतलब कि धर्म को मानने की इसमें स्वतंत्रता होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये अनटचेबिलिटी जो है ये आर्टिकल जो किस में है? तो ये 17 में दिया है, इसका वर्णन है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है, यानी कि कोई परिभाषित इसका नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है 1955 के अंतर्गत है। अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है, मतलब कि छुआछूती सब होता है कि घृणा करना, ये सब मतलब कि इसको बढ़ावा देना। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत क्या है कि एक दंडनीय अपराध है। इसके द्वारा क्या ही होगा, अगर ऐसा कीजिएगा तो दंड दिया जा सकता है। आर्टिकल 18 का क्षमता उपाधियों का जो अंत है तो इससे संबंधित है, मतलब उपाधि जो होता है किसी से मतलब कि कोई उपाधि ले लिया तो इसका मतलब कि उपाधियों के अंत से है। ये किसका? आर्टिकल 18 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल ये वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 19 में है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, किंतु यह भारतीय स्वतंत्रता मतलब यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 19 में ये में है, 19 के ए में ये आता है। प्रेस की स्वतंत्रता जो आता है किसमें है? तो आर्टिकल 19 के ए में है। ये सब पूरा डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। इसमें तो एनसीईआरटी में जो दिया है लाइन बाय लाइन थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए किताब आता है ये अलग, मतलब कि यहाँ देखिए। खैर कहता है कि भारतीय संविधान के आर्थिक समानता और समानता में मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। कहता है कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में क्या है कि ये सम्मिलित नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति इसमें जो कर रहा है कि अलग अलग है, तो इसमें 19 के में किस प्रकार के? तो 6 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता है। तो इसमें कैसा है? तो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें कहता है कि हथियारपूर्ण सम्मेलन, मतलब कि बिना हथियार रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन में, उसमें बंदूक लेकर के नहीं चले जाइएगा। कहता है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन कीजिए या और 19 के 1 में कह रहा है कि पहले यहाँ देखिए, वाक और अभिव्यक्ति मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता है, आदमी मतलब कि बोल सकता है, ठीक है। बोलने के बाद में क्या करेगा? तो सम्मेलन करेगा, शांतिपूर्ण कहीं जा करके ये सम्मेलन किया। उसके बाद में सम्मेलन करेगा तो सम्मेलन में क्या हो गया कि संघ बनाने का निर्णय लिया गया, तो संघ बनाया। तो संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो लिया गया ये सी में हो गया। उसके बाद में संघ बना लिया, उसके बाद में क्या करेगा? तो संघ बनाएगा तो दूसरे जगह इसका प्रचार प्रसार करेगा, तो प्रचार प्रसार एक जगह रह करके होगा नहीं, तो इसके लिए क्या करेगा? तो दूसरे क्षेत्र में जाएगा। तो भारत के राज्य में मतलब कि कहीं भी बिना रोक टोक के कहीं भी जा सकता है। तो संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 में। अब कहीं जा रहा है तो इसमें वहाँ का मतलब कि वहाँ तो जाएगा, तो वहाँ मतलब ऐसा थोड़ा है कि एक दिन गया वहाँ आ गया, तो कुछ दिन तो वहाँ जा करके रह जाएगा, बस जाता है। कोई व्यक्ति कहीं जाता है तब लंबे समय तक वहाँ बस जाता है। तो भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है, ये आर्टिकल किस में है? तो 19 के 1 ई में इसका वर्णन किया गया है। और जब वहाँ बस गया तो किसी प्रकार के वो अपना जीविका के लिए कोई वृत्ति आजीविका संप्रदाय या व्यापार करने का अधिकार जो है ये 19 के किस में है? तो ये जो है इसका जी में। तो यहाँ जो है ये अनुच्छेद जो आर्टिकल जो 19 से यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह करने के बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप खुद के विरुद्ध मतलब कि कहिए कि हाँ ये काम हम ये किए हैं, कि खुद के विरुद्ध मतलब कि गवाही देने के लिए ये आर्टिकल जो है 19 के मतलब कि 20 के सी में ऐसा कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध मतलब कि गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तों को माने कि अभियुक्तों को दोहरे दंड और मतलब कि अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 20 है। दोष सिद्धि के संबंध में पूछा जाएगा, अगर जहाँ भी देखिएगा आर्टिकल 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार? था आर्टिकल जो 21 है ये क्या करता है कि विदेश का मतलब कि आर्टिकल देखा ना, जीवन का अधिकार, इसी को ना बोला गया है आर्टिकल 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मतलब कि प्रावधान से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध जो 23 और 24 बताते हैं, तो बच्चों के विरुद्ध ये 24 हो जाता है, ठीक है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द में मतलब कि देखिए हिंदू शब्द में मतलब कि जो प्रयुक्त है आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द का जो वर्णन दिया गया है, इसमें बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख सर्व धर्म इसमें सम्मिलित है। तो बौद्ध जैन सिख धर्म इसमें सम्मिलित है हिंदू शब्द में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के मतलब 32 कौन से अधिकार प्रविष्टि किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार 32 के अंतर्गत, ठीक है। कहता है कि मौलिक अधिकारों का इसी को 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके द्वारा कहा गया था? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका जो है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 30 का 1 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के मतलब कि शिक्षण संस्थानों का स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का आत्मा और हृदय कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को कहा था। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना और मतलब कि इसमें कौन? तो ये आर्टिकल 26 में मतलब कि सभी धार्मिक धर्म मतलब कि धार्मिक संस्था की स्थापना, धर्मावलंबियों को धार्मिक स्थापना की मतलब कि धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है। धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है इसका सबका इसको क्या है कि अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? मतलब कि कौन से रीट व्यक्तिगत? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखिएगा, मतलब कि इसको याचिका मतलब कि किया जा सकता है। रीट जो भारत के मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में लिया गया? तो कल बताए थे इस पर अच्छी तरह से। तब केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में हुआ था। संपत्ति का अधिकार मतलब कि मौलिक अधिकार में को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक बनाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब? 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो है ये किस अधिकार का है? तो ये वैधानिक अधिकार है। संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है कि विधिक अधिकार है, कब आया था? 2005 के अधिनियम से सूचना का अधिकार 2005 के माध्यम से इसे प्रदान किया गया। कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए? तो ये अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 हो जाता है। इसमें मतलब कि जोड़ा गया कौन? तो 15 के 6 और 16 के 6 जोड़ा गया, ठीक है। 15, 16, 6 याद रखिएगा। 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये मूल अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है कैसा अधिकार है? तो उसका मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी ये प्रदान है। 32 जो है बताए थे ना आर्टिकल नंबर 28, भारतीय संविधान प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को ये भी उपलब्ध है। कहता है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान था? 20 और 21 जो है ये जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है। यानी कि 20 और 21 जो है ये कौन सा आपात इमरजेंसी के समय भी इसे निरस्त नहीं किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छपता है, याद रखिए इस क्वेश्चन को। 20 और आर्टिकल 20 और 21 मतलब आगे कह रहा है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? यह कब पारित किया गया? तो 1976 में से पारित किया गया। कह रहा है कि मूल समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 में, धर्म के स्वतंत्र मतलब कि स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंध अधिकार जो है 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये किस में है? तो 32 में है। लेकिन देखिए मूल अधिकार 32 से लेकर के मतलब कि 12 से लेकर के 35 तक है। तो 3 कहाँ गया बता रहे हैं, 1 मिनट। कहता है कि अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक, ये तो बता दिए हैं 26 के अंतर्गत मतलब कि धार्मिक कार्यों का। देखिए उसमें एक आता है आर्टिकल नंबर 33 आता है। तो 33 देखिए 32 तक ही इंपॉर्टेंट होता है। 33 क्या है कि मतलब कि संसद को यह अधिकार होता है कि मान लीजिए जैसे कि जो सेना हो गया, बल हो गया, खुफिया विभाग हो गया, तो उसका जो कुछ अधिकार होता है उस पर मतलब कि संसद क्या कर सकता है कि ये मतलब कि इस पर प्रतिबंध लगा सकता है, क्योंकि सेना का अधिकारी है। उसको तो मतलब कि सारा अधिकार उसको थोड़ी दे दिया जाएगा। वो कहेगा कि हमको ये अधिकार है, वो अधिकार है। तो उसका जो कुछ अधिकार होता है, क्योंकि गुप्त जो सूचना होता है ये हर जगह लीक नहीं हो, तो उसका कुछ अधिकार होता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और 34 होता है, मान लिया जाए कि जैसे कि मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लागू हो गया, तो कुछ विशेष जो क्षेत्र होता है कि वहाँ का जो अधिकार होता है उस पर रोक लगा दिया जाता है। तो ये हो जाता है 34 में। और आर्टिकल 35 होता है कि संसद को अधिकार है कि मौलिक कर्तव्य पर मतलब क्या कर सकता है? तो कानून बना सकता है। तो ये जो होता है 35 में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा, 32 तक ही याद रखिए। कहता है आगे जो टॉपिक है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे DPSP भी कहा जाता है, ठीक है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका क्या उद्देश्य है, तो सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र, मतलब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक है, राजनीतिक इसमें देखिए इसमें नहीं है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना इसमें हो जाता है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है, जो भाग 4 में है। ठीक है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कल्याण मतलब कि डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 याद रखिएगा। ये सब 3 में अधिकार, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही। आचार संहिता जो कह रहा है कि समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, मतलब समान आचार संहिता जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्या है, भाग नहीं है। किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है, समान नागरिक संहिता है ये है। समान आचार संहिता जो नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक ये मतलब कि डीपीएसपी का है, लेकिन आचार संहिता जो होता है इस पर विचार अभी हो रहा है कि एक देश एक मतलब कि सब कुछ हो। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है, मतलब कि आर्टिकल 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक जो है ये मतलब वाद योग नहीं है, ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसमें कोर्ट में इसमें मतलब कि सुनवाई नहीं हो सकता है। ये मतलब बाद में देख लिया जाएगा, इसको यहाँ से देखिए। कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 43 के क में किया गया है। किसमें, तो ये उद्योगों के प्रबंधन में कामकारों के भागीदारी का प्रावधान 43 के क में। समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, इसमें परिवर्तन नहीं है, देवी मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। पुरुष और स्त्री के दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी में आता है। कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और सुरक्षा के संवर्धन है, तो यह 51 में है, 51। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। ये किसके द्वारा कहा गया, तो केटी शाह के द्वारा कहा गया। चेक काट के दे दे, याद वैसे याद रखिए केटी शाह। ठीक है, काट के मतलब केटी। तब नीति निर्देशक तत्व के संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद होता है ये कहता है किस में है, तो इसमें महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 36, तो नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है 36 में है। ठीक है, 37 में है, ये परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होना। 38 में कहता है लोक कल्याणकारी की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, 38 में है। 38 का 2 में कह रहा है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, कि आय का जो असमानता है, किसी को अधिक आय किसी को कम, तो इसका असमानता को कम करना 38 के 2 में। 39 के क में कह रहा है कि समान पुरुष को मतलब पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का जो अधिकार है, किसमें, तो 39 के क में। 39 के ख में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप प्राप्ति हो। ठीक है, 39 के घ में कह रहा है पुरुषों और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, सिर्फ 39 में रहेगा। क ख ग इसमें छोड़ दीजिएगा, अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसमें 39 पूछा जाता है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 39 के घ में आता है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये जो होता है 39 के अंग में पुरुष और स्त्री मतलब कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, इसका मतलब कि देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राम सभा का जो गठन, पंचायतों का जो गठन होता है 40 में। 41 में जो कह रहा है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार 41 में है। काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशा तथा प्रसूति सहायता जो होता है ये किस में है, तो 42 में है। कुटीर उद्योग जो कहता है निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग का बढ़ावा देना कर्मकारों का, ये सब 43 में आता है। 43 के क में जो आता है उद्योगों के प्रबंधन के कर्मकारों का भाग, ये 43 के क में। और 43 का सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, ये सहकारी समिति याद रखिएगा 43 के ख में आ जाता है। और समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए समान जो नागरिक संहिता होता है ये किस में होता है, तो किसमें है, तो 44 में है समान, लेकिन आचार संहिता इसमें नहीं है। समान नागरिक संहिता, समान आचार संहिता दे देगा तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। समान नागरिक संहिता किसमें है, तो 44 में। कहता है कि 45 में मतलब 45 में क्या है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो किया गया है ये इसमें है, डीपीएसपी में है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ये 45 में है। 46 में कहता है SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों का जो संविधि होता है किसमें है, तो 46 में है। 47 में जो होता है जैसे कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य सुधार का हानिकारक नशीले पदार्थ का जो उपभोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार में जो शराबबंदी हुआ है ये आर्टिकल 47 के द्वारा ही किया गया है। ठीक है, ये परिवर्तनीय नहीं है, पहले ही है कि इसके न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है।
आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का जो प्रयोग, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उसकी नस्लों में सुधार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 48 में है, पूछा जाता है क्वेश्चन। 48 के कम में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन जीवों की जो रक्षा है ये किस में है? तो 48 के कम में आता है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा जो है ये DPSP में ही आता है। और उसके आगे कहता है कि 49 में है राष्ट्रीय महत्व का जो कलात्मक और ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक है इस वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करना। ये सब DPSP में 49 में। 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण 50-50 हो गया, अलग अलग हो गया। कार्यपालिका से न्यायपालिका दोनों एक जगह रहेगा तो मिल करके काफ़ी घोटाला कर देगा, इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण दोनों अलग अलग होना चाहिए। आर्टिकल 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, तो अगर इसमें से अगर देखा जाए तो 4-5 ऐसा है जिसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे कि इसमें देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपका 47 हो गया, इसमें परिवर्तनीय नहीं है, इसको याद रखिए। 39 समान कार्य के लिए ये समान जो ये होता है 39 का घ हो गया तो 39 ही ऑप्शन रहेगा। ग्राम पंचायतों का गठन ये 40 इंपॉर्टेंट है। 43 याद रखिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह जो कुटीर उद्योग हो जाता है। और आगे जो है 43 के क ख इसको छोड़ सकते हैं। इसमें से भी अगर याद रखने के लिए अगर रखा जाए तो 44 सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक इसमें। अब 45 तो 5 और 6 ये मतलब 4, 5, 6 तो 4 के 45 है तो इसके बाद में 4, 5, 6 ये याद ऐसे भी रख सकते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क। और 47 जो है ये पोषाहार के लिए, ये समझने के लिए देख लीजिए, मतलब ये नशीले पदार्थ है। उसके बाद में 48 इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ये 48 के क ख छोड़ सकते हैं। 50 और 51 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक तथा राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार जो है ये मतलब कि कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक कहता है नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है इसको। ठीक है, आगे जो टॉपिक है मूल कर्तव्य है। कहता है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो USSR था उस समय, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा कर्तव्य को। ये भाग 4 के क में इसका उल्लेख किया गया है। सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति पहले क्या था कि इसमें 8 हुआ था, बाद में क्या हुआ कि इसमें 10 हुआ 1976 द्वारा, इसमें इसका जोड़ करके 10 को किया गया। मूल कर्तव्य कहता है कि किस समिति के, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। कहता है कि 11वें मूल कर्तव्य को ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया, शिक्षा का जो अधिकार था इसको। कहता है कि इसमें 46 में जो हर माता पिता का इसमें कर्तव्य का देखना होगा। कहता है मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य में रखा गया है। मूल कर्तव्यों को अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों तथा सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना गया है? तो यह नैतिक कर्तव्य माना गया है। कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से है। ये किसमें है? तो मूल कर्तव्य में से है। ठीक है, लेकिन एक जो आता है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों का संरक्षण, देखिए इसमें आ जाएगा वन तथा वन जीवों का संरक्षण। ये किस में आया था? ये बताया था आर्टिकल नंबर 48 में, ये DPSP में आ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पर्यावरण, प्राकृतिक, वन जीव संरक्षण तथा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से है, इसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक उसमें बताए थे, इसमें कितना था राष्ट्रीय स्मारक जो था महत्व के, ये आर्टिकल 49 में था। यहाँ भी है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। मतलब ये क्या है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के DP इसमें शामिल किया गया का अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये 49 में है, आर्टिकल 49 में वहाँ पढ़ा रहे थे DPSP में। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, किसका रक्षा करना है? DPSP में शामिल है। आगे कह रहा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं को त्याग करना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। यह कर्तव्य मतलब कि 51 के कम के मतलब कि जो 5 नंबर अथी में है उसमें है, 51 के कम में है ये। ठीक है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? तो केवल नागरिकों पर यह लागू होता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का मतलब कि फादर ऑफ PIL जो होता है जनहित याचिका का मतलब कि जनक कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 85 से 86 था, मुख्य न्यायाधीश थे ये। ठीक है, देखिए 11 को मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो 11 जो मौलिक कर्तव्य है तो इसमें क्या है कि देखिए पहला जो कर्तव्य है कहता है कि संविधान का पालन करे और आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। ये कर्तव्य है हर भारतीयों का। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। ये 2 नंबर में है। इसका क्रम भी इम्पोर्टेंट है, इसे नहीं कि आगे पीछे नहीं, क्रम भी इसका इम्पोर्टेंट है।
तो पहला है संविधान का पालन करे, आदर्शों और संस्था और राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे, ये पहला में सबसे पहले, ठीक है। उसके आगे कह रहा है कि मतलब कि जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उसका पालन करे। 2 नंबर, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 3 नंबर, छपने वाला ये मतलब कि 3 नंबर में है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मौलिक कर्तव्य के मतलब कि जो 3 में है इसमें इसका वर्णन किया गया है। 11वां में तीसरा स्थान इसका है। आगे कह रहा है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, मतलब कि जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा करे, ठीक है। ये 4 नंबर में, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का भी निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग मतलब कि भेदभावों से परे हो, सभी को एक मतलब कि किसी भाषा के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं करे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब कि ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ये 5 नंबर में, ठीक है। 6 नंबर में है, हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, मतलब कि जो संस्कृति है इसका मतलब कि गौरवशाली परंपरा को समझे और उसका परिरक्षण करे। 6 नंबर में। 7 नंबर में है प्राकृतिक पर्यावरण, इसके अंतर्गत जैसे कि वन हो गया, झील, नदी, वन्य जीव सम्मिलित है, की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति मतलब क्या रखे, तो दया भाव रखे, ये 7 नंबर में है। ये कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये किस में है, तो 8 नंबर में। 9 नंबर में है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और अहिंसा से दूर रखे, ये मतलब सार्वजनिक संपत्ति जो है इससे सुरक्षित रखे। रेलवे आपकी सार्वजनिक आपकी संपत्ति है, सुरक्षित रखिए इसे, अहिंसा से दूर रहिए, ठीक है। तो ये क्या नंबर में है, तो 9 नंबर में। आगे कह रहा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ये 10 है। और 11वां जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता के संरक्षक जो भी हो, उसके लिए माता पिता को कहा जा रहा है कि उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करें, मतलब कि माता पिता के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो है इसका मतलब कि आप शिक्षा प्रदान करें, ठीक है। ये आपका कर्तव्य है। इसको कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। किस व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के मामला ऐसा कब कहा था सर्वोच्च न्यायालय, तो विजय इमैनुअल बनाम जो केरल राज्य था 1986 में ये मामला ऐसा आया हुआ था। तो उसमें कहा गया कि किसी को मतलब कि आप बाध्य नहीं कर सकते हैं कि गाना गाइए ही, ठीक है, राष्ट्रगान गाए ही। आगे जो है प्रेसिडेंट है, तो यहाँ कहता है कि राष्ट्रपति के जो अर्हता है अनुच्छेद 58 में है, भारत का नागरिक हो, इसके आयु 35 वर्ष हो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या इसका योग्यता मतलब कि होना क्वालिफिकेशंस जो है, तो 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है। और देखिए कभी कभी दे दिया जाता है कि इसमें असत है उसका जन्म भारत में हुआ हो, तो यह कथन गलत हो जाता है, इसको गलत कीजिएगा। जन्म भारत में नहीं हुआ हो तो भी राष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते कि भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये किसका, तो लोकसभा का जो सदस्य है इसका निर्वाचित होने का योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर मतलब कि न हो, मतलब कि कोई ऐसा लाभ का पद है जो, और ये मतलब कि राजनीतिक जो होता है इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है, किसी लाभ के पद पर न हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है, तो ये जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से। इसको अगर पूछा जाए कहीं ऑप्शन आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, तो इसमें कौन करता है, तो देखिए राज्यसभा करेगा, लोकसभा करेगा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें निर्वाचित जो सदस्य होता है मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेता है। आज जिस राज्य में विधानसभा है वहीं का, जिस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और जो अब मतलब कि अब हो गया है इसमें मतलब कि अब जम्मू कश्मीर भी हो गया, तो वहाँ से भी मतलब कि अब भाग ले सकता है। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा, तो ये अनुसमर्थन जो होना चाहिए कम से कम 50 सदस्य के द्वारा होना चाहिए, निर्वाचकों द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा से दोनों। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट सिस्टम के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के
किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस सदन की स्थिति में मतदान करने का पात्र नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि मतलब कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो कोई अगर सीएम है किसी राज्य का तो वो कब इसमें भाग नहीं लेगा। तो वो विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि जो मंत्री पर मतलब कि उच्च सदन जो होता है मंत्री परिषद, तो उसका अगर होगा ना सदस्य तो उसमें विधानसभा का रहता तो हो जाता, लेकिन विधान परिषद का जो होगा तो इसमें अगर विधान परिषद के अगर उसमें सदस्य होगा तो वो मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, तो विधानमंडल के उच्च सदन में वो नहीं ले सकता है। अगर लो सदन विधानसभा को कहा जाता है तो अगर वो उसमें रहता तो दे सकता है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वो उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। तो राज्यों की विधानसभा जो है ये मतलब कि जब महाभियोग आता है तो इसमें भाग नहीं लेता है, लेकिन ऐसा भारत में भी एक बार भी नहीं हुआ है। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। कहता है कि संसद और विधानसभा का मतलब कि कोई सदस्य है राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, तो इसको मतलब कि उसका कहता है कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता क्या करना पड़ेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। सदस्यता छोड़ दीजिए, आकर के लड़ लीजिए। कहता है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो ये कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह तैयार किया जाता है। कहता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्तियाँ को 6 माह की समय सीमा के अंदर क्या होता है तो भरना जरूरी हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, तो 6 माह के अंदर में राष्ट्रपति के मतलब भारत के राष्ट्रपति चुनाव के उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस पद से हटाया जा सकता है, तब कैसे, तब महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, तो संसद को। राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है, मतलब कि मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं किए कर सकते हैं। कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है, तो आर्टिकल नंबर 53 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। आर्टिकल 61 जो है महाभियोग से है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः जो निर्वाचन का जो ये है 57 में है, कितना भी बार चाहे तो राष्ट्रपति कोई बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, केवल 2 बार ही है वहाँ पर। राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद वापस भेजने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा किया गया है, मतलब कहा जाता है कि पुनर्विचार के लिए मतलब कि भेज सकते हैं 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया, किया गया, प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, लेकिन बाद में जब आ जाएगा तो उस पर साइन करना पड़ता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, मतलब कि ये अपनी स्वीकृति जो पॉकेट वीटो जो कहा जाता है, ये आर्टिकल 111 के तहत इसे प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राष्ट्रपति के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो यह आर्टिकल नंबर 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पद जो हो गया एक और भारत का राष्ट्रपति होगा, ऐसा 52 में लिखा गया है। कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह 53 में है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होगा यह 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन के जो रीति होगा यह 55 में रीति हो जाता है। 56 में पदावधि जो होगा 56 में। पुनर्निर्वाचन के लिए 57 में। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो अहर्ताएँ होता है यह 58 में। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें जो है ये 59 में, शर्तें 59 में। जो पर शपथ जो लिया जाता है ये 60 में, अनुच्छेद 60 में इसका है। महाभियोग 61 में। कह रहा है कि 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति के भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की जो पदावधि होता है ये 62 में दिया गया है। क्षमादान जो है, लघुकरण, परिहार, ये सब 72 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये मतलब 73 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को उससे हटाने का राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 कह रहा है कि राष्ट्रपति को उच्चतम मतलब कि परामर्श ले सकता है उच्चतम न्यायालय से, लेकिन इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। मन करेगा तो मानेगा, नहीं मन करेगा लेकिन परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो कहता है कि लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर कहे तो भंग करने के लिए तो कर दिया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, आप लोग बताइए। ठीक है, कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो जो होता है, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में आया था। इस पर जेबी कृपलानी के क्या था, इसका कौन सा था,
बीबी गिरी था या नाम भूल रहे हैं, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया गया। कहता है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदन के जो चर्चा होता है इसमें भाग नहीं ले सकता है। कहता है किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ज्ञानी जेल सी था, याद आ गया, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाला। ठीक है, कहता है अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने वाला ये राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि किसी क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में यह संवैधानिक अधिकार है कि घोषित कर सकता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा किसको किसको नियुक्त किया जाता है? तो प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल को, वित्त आयोग और राजभाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, महान जो कैग होता है उसको, और CAG को, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को, अनुसूचित जाति के जनजाति आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल और प्रशासक को, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ना समझ आएगा तो लगा दीजिएगा। ऐसा जो क्वेश्चन पूछता है अधिकांश के आंसर राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में पूछ रहा है कि वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपया हो गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कोई व्यक्ति, मतलब उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर राष्ट्रपति का पद मतलब कि खाली हो और उपराष्ट्रपति भी न हो तो इस समय कौन होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही होते हैं। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर लागू होता है कि राष्ट्र का तो प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व करता ना है। ये प्रधानमंत्री जो है से हेड है, वो प्रधानमंत्री है। भारत में के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन रामनाथ कोविंद। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला, मतलब कि द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाला अधिकारी, मतलब कि राष्ट्रपति का मन करेगा तो रहेगा, मन करेगा तो हट जाएगा। यूनियन मिनिस्टर्स, संघ के यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। राज्यों के राज्यपाल जो होता है ये प्रसाद पर्यंत। भारत का महान्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति जब इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो यह विधेयक मतलब क्या होता है? अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि उस पर अनुमति रोकने का अधिकार क्या है? प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम बार ये हार गए हुए थे, दूसरा बार निर्विरोध जीत गए, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो बराहगिरी, मतलब कि वेंकट गिरी का संबंध रहा है। किससे? था ट्रेड यूनियन आंदोलन से। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय जो संविधान है भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है, क्या है? इसको देता है, नहीं देता है। कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक होता है। मिसाइल मैन के रूप में राष्ट्रपति कौन थे? तो APJ अब्दुल कलाम आजाद, सब जानता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस M हिदायतुल्ला। ठीक है, M हिदायतुल्ला जो राष्ट्र न्यायाधीशों के रूप में ये काम किए थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। धन विधेयक जो मनी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा में। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में 14वां क्रम था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे अधिक 1950 से 62 तक बताए हुए थे क्वेश्चन, इतिहास में कहीं कहीं पढ़ा रहता था। एवं जाकिर हुसैन का कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़ करके सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक था। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की जो शक्तियाँ है, जब दंड सेना नायक, मतलब जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, ठीक है, तो इसको मतलब कि क्षमादान की शक्ति, जब दंड जो सेना नायक न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड संघीय विषय के मतलब संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध किया गया हो, जब मृत्यु दंडादेश मृत्यु दंड हो। रहने देते हैं आज। ठीक है, तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था, मतलब कि यही सब अधिकांश क्वेश्चन तो इतना ही टॉपिक से बनता है। 1-2 क्वेश्चन जो देखा जाएगा जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, 1-2 और वीडियो में इसको क्या करेंगे कि इसको पॉलिटी को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।